नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता कुमार। आज 7 अप्रैल है, WHO डे है और उस दिन मैं ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि इम्यूनाइजेशन बच्चों में कितना इम्पोर्टेंट है। हालांकि इसके बारे में आपको बार बार और कई बार ये बताया जा चुका है कि इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन बच्चों में कराना चाहिए और कितना इम्पोर्टेंट है, किंतु आज 7 अप्रैल है, इसलिए मैं आपको ये रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि इम्यूनाइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द चिल्ड्रन। जिससे कि अंडर 5 मॉर्टेलिटी भी हम लोगों के देश में बहुत कम हुई है जब से टीकाकरण आरंभ हुआ है। ये WHO के प्रयासों से और हमारी भारत देश की सरकार के प्रयासों से हुआ है। जैसे कि हमको पता है कि WHO कई तरीके के अभियान करता है रहता है, जैसे कि नो टोबैको डे, नो HIV डे, नो अल्कोहल डे, इस तरीके से उस तरीके से उसने टीकाकरण का अभियान भी शुरू किया है। तो हम लोग जो सरकार में और जैसे मैं चाहती हूँ कि टीकाकरण शुरू करने से पहले, डिस्कस करने से पहले शॉर्ट में हम उसका हिस्ट्री भी बता सकते हैं। बताना चाहती हूँ मैं कि जैसे 1796 में इसकी शुरुआत हुई थी। जो फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहलाते हैं एडवर्ड जेनर, जिन्होंने पहली बार स्मॉल पॉक्स का इनोकुलेशन किया था एक फिक्स नाम के मनुष्य में। लेकिन आप सोचिए कि 1796 में जो चीज़ शुरुआत की गई थी वो जाके 1978 में इरेडिकेट हुई है। यानी स्मॉल पॉक्स का वायरस अब पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता है और 1980 में इसको फॉर्मली डिक्लेयर किया गया कि ये इरेडिकेट हो गया है। यानी इसका वायरस अब दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता है। तो अब इसका टीकाकरण भी नहीं होता है। पहले आपको याद होगा कि स्कूलों में इसके लाइन लगा के और चेचक का टीका लगाया जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। तो सरकार में जो टीके लगाए जाते हैं, पहले मैं उनके बारे में डिस्कस करूंगी। तो सरकार में जो टीके लगाए जाते हैं वो केवल इसलिए हैं कि मोर्टेलिटी की बच्चे को और मॉर्बिडिटी देखते हुए है। तो प्रेफरेंस हम उसको देते हैं जिसकी मॉर्बिडिटी, यानी कि जिसकी वजह से बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं और जिनकी वजह से वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यानी अंडर 5 की मॉर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए ये टीकाकरण अभियान बहुत ही आवश्यक है। इसमें कि BCG है, BCG ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट है। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि 70 to 95% तक ही इफेक्टिव होते हैं जो भी टीके होते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वैक्सीन अवेलेबल। लेकिन हमको ये नहीं सोचना चाहिए, हमको ये सोचना चाहिए कि उसकी उतनी क्षमता है कि हमारे बच्चे में वो टीकाकरण करने के बाद 70 to 95% प्रोटेक्शन उसका हो रहा। लेकिन BCG होने के बाद भी आप देखते हैं कि कुछ बच्चों में ट्यूबरक्लोसिस के केसेस देखे जाते हैं। तो माएँ अक्सर पूछती हैं कि फिर टीकाकरण का कोई फ़ायदा नहीं है, जब हमारे बच्चे को TB हो गया हमने BCG लगवाया था। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने BCG लगवाया है, जिसका पूरा फॉर्म है बेसिल कैलमेट गुएरिन, वो ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट लगाया जाता है और जन्म के समय ही बाएं हाथ पे इंट्राडर्मल लगता है, जो कि हमको ट्यूबरक्लोसिस से, सीरियस फॉर्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस से ज़रूर बचाता है, जैसे कि ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है, ट्यूबरकुलोमा है, ट्यूबरकुलर निमोनिया है, या उससे किसी तरह की मृत्यु नहीं होती है। तो हमको वो BCG का टीका ज़रूर लगवाना चाहिए। तो जन्म के समय BCG हो गया, 0 डोज पोलियो की हो गई और हेपेटाइटिस B की फर्स्ट डोज हो गई। तो ये इतने टीके जो है जन्म के समय लगते हैं नवजात शिशु को, यानी डिस्चार्ज होने से पहले ही। और 6 वीक्स पे सबसे इम्पॉर्टेंट है पेंटावेलेंट वैक्सीन। पेंटा मीन्स 5। पेंटावेलेंट वैक्सीन में इंक्लूडेड है DPT, हेपेटाइटिस B और ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। यानी 5 वैक्सीन के अगेंस्ट वो प्रोटेक्ट करता है पेंटावेलेंट वैक्सीन। उसके साथ में ओरल पोलियो हमेशा देना है जैसे दिया जाता है, और साथ में 6 वीक्स पे हम उसको IPV भी देते हैं। IPV ही जो है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन को कहते हैं। और साथ में हम रोटावायरस और न्यूमोकोकस कॉन्जुगेट वैक्सीन भी दे सकते हैं अगर अवेलेबिलिटी उसकी है। फिर 10 वीक्स पे यही चीज़ें रिपीट होती है, लेकिन उसमें इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन नहीं देते हैं और ये PCV नहीं देते हैं, वो 10 वीक्स पे दिया जाता है। यानी 10 वीक्स पे हम फिर से जो है उसको पेंटावेलेंट वैक्सीन देते हैं और फिर ये देते हैं PCV वैक्सीन देते हैं और साथ में रोटारिक्स भी देते हैं। रोटारिक्स ओरल दिया जाता है और ये मान के चलते हैं हम लोग कि रोटा वायरस साल भर के अंदर दे देना चाहिए। यानी 8 महीने तक के बच्चे को या 1 साल तक के बच्चे को ही रोटारिक्स वैक्सीन
इफेक्टिव होता है, क्योंकि 1 साल के अंदर होने वाले डायरियाज होते हैं ज़्यादातर रोटा वायरस कॉज करता है और उससे मृत्यु को वो प्राप्त होते हैं। तो अगर उसको ये वैक्सीन लगा हुआ होगा तो उससे उसको मृत्यु नहीं होगी। उसके बाद 6 माह पे कुछ भी नहीं दिया जाता है। 9 माह पे फिर मीजल्स का वैक्सीन दिया जाता है, या मीजल्स रूबेला MR, सरकारी व्यवस्था में MR और प्राइवेट व्यवस्था में MMR। तो सरकारी व्यवस्था में MR, मीजल्स एंड रूबेला बच्चे को दिया जाता है 9 माह की उम्र पे, और साथ में विटामिन ए का सप्लीमेंटेशन भी दिया जाता है। विटामिन ए हम लोग सोचते हैं कि केवल रतौंधी प्रोटेक्ट करता है या नाइट ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं वो प्रोटेक्ट करता है, लेकिन वो साथ में रेस्पिरेटरी डिजीजेज और डायरिया में भी हेल्पफुल है। तो 1 ml = 1 लाख ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन ए वो दिया जाता है 9 माह की उम्र पे। फिर हर 6 माह के अंतर पे 5 साल की उम्र तक उसको विटामिन ए को पिलाया जाता है, जिससे कि बच्चे बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं और सुरक्षित रहते हैं। और फिर 1.5 साल पे और 5 साल पे इसका बूस्टर लगता है, डीपीटी का 1.5 साल पे लगता है, और 5 वर्ष पे भी डीपीटी का बूस्टर लगता है। और टीटी का बूस्टर 10 ईयर्स की एज में और 15 ईयर्स की एज में टीटी का बूस्टर लगता है। और मैं ये भी बता देना यहाँ चाहती हूँ कि सरकारी व्यवस्था में गर्भवती माताओं को भी टीटी का टीकाकरण लगता है, जिससे कि वह खुद भी बची रहती हैं टेटनस से, एवं नवजात शिशु भी बचता है। जैसे टेटनस नियोनेटोरम कभी किसी ज़माने में 20 साल पहले जो देखा जाता था वो अब बिल्कुल नहीं देखा जाता है, इसलिए क्योंकि टीटी हर औरत जो प्रेग्नेंट होती, गर्भवती होती है, वो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वैक्सीनेशन जो कि टीटी लगती है, और उसमें 2 टीके वो लगवाती हैं, बल्कि वो इतनी ज़्यादा उत्सुक रहती हैं कि 3 टीके तक लगवाने के लिए तैयार रहती हैं, लेकिन 3 टीकों की आवश्यकता नहीं होती है। अगर दूसरा बच्चा 3 साल के अंदर होता है तो 1 बूस्टर डोज उसकी लगती है। इसके अलावा मैंने बताया कि प्राइवेट में वैक्सीन दिए जाते हैं। जो प्राइवेट में वैक्सीन दिए जाते हैं वो फ्लू है, टाइफॉइड है, चिकन पॉक्स है, हेपेटाइटिस ए है, MMR है और HPV है। ये IAP की रिकमेंडेशन है। IAP क्या है? इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, जो कि हमारे पीडियाट्रिशियंस की एक एपेक्स इंस्टीट्यूट है जो कि रिकमेंड करती है इन टीकों को, लेकिन वो सरकार में इसलिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि वो अगर एक स्टेट में उपलब्ध कराया जाएगा तो सारी स्टेट्स में कराया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जैपनीज एंकेफेलाइटिस बहुत कॉमन है, इसलिए जैपनीज एंकेफेलाइटिस का टीका भी लगता है SA1414, जो कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, और ये 1 साल की उम्र में लगता है, फिर 2 साल की उम्र में लगता है, यानी 12 मंथ्स पे और 24 मंथ्स पे। और इसको जो है जेई वैक्सीन इसलिए लगना ज़रूरी है क्योंकि सरकार ने 4 स्टेट्स को वैसे अभी सेलेक्ट किया है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है और तमिलनाडु है, जिसमें कि ये टीकाकरण किया जाता है। किंतु मैं ये बताना चाहती हूँ कि और स्टेट्स में ये आवश्यक नहीं है कि जेई का टीका लगवाया जाए, इसलिए क्योंकि वहाँ पर वो जेई जैपनीज एंकेफेलाइटिस एपिडेमिक नहीं है, एंडेमिक नहीं है, इसलिए। और यहाँ पर इसके बहुत से केसेस देखे जाते हैं जिसमें कि जो बच्चे मृत्यु को नहीं भी प्राप्त करते हैं तो वो विकलांगता उनके अंदर आ जाती है। इसलिए आवश्यक है कि ये टीके अवश्य ही लगाए जाए जहाँ पर ये एंडेमिक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे टीकाकरण किया जाता है। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल है वही कि जैसे कि अगर हम घर में हमारे शादी पड़ गई थी, बच्चा बीमार पड़ गया था, बड़ा बच्चा बीमार पड़ गया तो हम इसको टीका नहीं लगवा पाए, तो डॉक्टर साहब क्या करें अब? तो अब इसमें यही हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप टीका अवश्य लगवाएं, चाहे 15 दिन लेट भी हो जाता है तो टीकाकरण अवश्य करवाएं। और अगर 3 महीने का गैप आ जाता है तो फिर फर्स्ट डोज से वो शुरू किया जाता है, लेकिन टीकाकरण रोके ना। अगर किसी भी वजह से बच्चा नहीं ले पाया है तो टीकाकरण को रोकने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा आज WHO के दिन 7 अप्रैल WHO डे के दिन यही आप सबसे निवेदन है, सारी माँओं से निवेदन है कि आप छोटे मोटे जो बच्चों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं टीका लगने की वजह से, जैसे बुखार आना है, उस जगह पे लाली पैदा होना है, या थोड़ी सी स्वेलिंग आनी है, या चिड़चिड़ापन आना है, या भूख ना लगना है 1-2 दिन के लिए, तो उसके वजह से टीकाकरण रोके नहीं, टीका ज़रूर लगवाएं। और डॉक्टर से पूछें कि टीके के ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस उस पर्टिकुलर टीके के साथ क्या है, और वहाँ पे 30 मिनट अवश्य रुकें,
क्योंकि आपको 30 मिनट अगर रुकेंगे तो आपको उस टीके के बारे में भी पता चलेगा, प्लस आप कोई रिएक्शन हो रहा होगा बच्चे को तो वो भी पता चलेगा। ये भ्रम है कि कमज़ोर बच्चे को और जो किसी बीमारी से ग्रसित बच्चा है तो उसको नहीं लगना चाहिए टीका, तो ऐसा ये गलत है। क्योंकि जो बच्चा कमज़ोर है, जो किसी बीमारी से ग्रसित है, उसको तो टीका अवश्य ही लगता है, और लेकिन उसका लगाने का तरीका दूसरा होता है और उसकी डोज भी फ़र्क हो जाती है। और मैं 7 अप्रैल के दिन आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप अपने बच्चे को अवश्य टीका लगवाएं, क्योंकि वह डिसेबिलिटी बचाता है बच्चों में, और 70 से 95% तक उसकी इम्यूनाइजेशन कैपेसिटी को प्रोटेक्ट करता है, और इट प्रिवेंट्स डिसेबिलिटी एंड मॉर्टेलिटी बोथ। WHO डे है, WHO डे में हम ये सब प्रण ले सारी माताएं कि हम WHO का, भारत सरकार का, सबका साथ देंगे और अपने बच्चे को किसी टीकाकरण सेंटर पे ले जाके टीका अवश्य लगवाएंगे। धन्यवाद।